Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Business Statistics. In today's lecture, we will discuss upon the topic measure of central tendency or measure of central value और एवरेजिंग। यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज और सेंट्रल वैल्यू। One of the most important objectives of statistical analysis is to get one single value that describes the characteristics of the entire mass of unwieldy data. Such a value is called the central value or an average or the expected value of the variable. जब हम statistical analysis को फोकस करते हैं तो इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक ऐसी सिंगल वैल्यू को ऑब्टेन करना जिसके बेसिस पर जो मास ऑफ अनवाइडली डेटा है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रॉपर्ली डिफाइन किया जा सके उस पर्टिकुलर सिंगल वैल्यू के बेसिस पर। तो इस पर्टिकुलर वैल्यू को हम सेंट्रल वैल्यू या फिर एवरेज या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल के नाम से जानते हैं। डेफिनेशन दी गई है इसके रेफरेंस में स्टैटिस्टिशियंस के द्वारा, जैसे कि क्लार्क ने कहा है इसके बारे में, एवरेज इज एन अटेम्प्ट टू फाइंड वन सिंगल फिगर टू डिस्क्राइब होल ऑफ फिगर्स। यानी कि उन्होंने डिफाइन करा कि जो एवरेज का मतलब है वो है कि होल ऑफ फिगर को डिस्क्राइब करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सिंगल फिगर को फाइंड करने का जो अटेम्प्ट है वो एवरेज कहलाता है। ऐसे ही ए.ई. वॉग ने डेफिनेशन प्रोवाइड करी है एवरेज के रिलेशन में, एन एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू selected from a group of values to represent them in some way. A value which is supposed to stand for whole group of which it is a part, as typical of all the values in the group. इनके अकॉर्डिंग एवरेज का मतलब है वो सिंगल वैल्यू जो ग्रुप ऑफ वैल्यूज में से सिलेक्ट की गई है और जो उन सारी वैल्यूज को प्रॉपर्ली किसी न किसी तरीके से रिप्रेजेंट कर रही हो। ये जो वैल्यू होती है वो होल ग्रुप को रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करती है जिसका कि ये एक पार्ट है, और ग्रुप के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उनमें से ये एक टिपिकल वैल्यू होती है जिसे हम एवरेज का नाम देते हैं। ये कहना था ए.ई. वॉग का। ऐसे ही क्रॉक्सटन एंड काउडेन ने भी एवरेज के रिलेशन में एक डेफिनेशन प्रोवाइड करी है। क्या कहा इन्होंने, एन एवरेज वैल्यू इज अ सिंगल वैल्यू विद इन द रेंज ऑफ द डेटा दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑल ऑफ द वैल्यूज इन द सीरीज। सिंस एन एवरेज इज समवेयर विद इन द रेंज ऑफ द डेटा इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू। इनका भी कहना यही था, क्रॉक्सटन एंड काउडेन का, एवरेज वैल्यू का मतलब है वो सिंगल वैल्यू जो उस पर्टिकुलर डेटा की रेंज में हो और जिसके बेसिस पर हम सीरीज के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उनको प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट कर रहे हो। क्योंकि जो एवरेज है वो डेटा की रेंज में ही लाई करती है, इसी वजह से इसको मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू का नाम दिया गया है। यही कुल मिला के एवरेज या सेंट्रल वैल्यू या सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है वो सिंगल वैल्यू जो होल ऑफ द डेटा ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही हो। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिक्विजिट्स और प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एवरेज। यानी कि एक गुड एवरेज होने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज का होना जरूरी है, उन प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि एवरेज एक सिंगल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है इन रेफरेंस ऑफ द ग्रुप ऑफ वैल्यूज। इसी वजह से इसे कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को फुलफिल करना बहुत जरूरी है। क्या क्या है ये प्रॉपर्टीज? द फर्स्ट वन इज इजी टू अंडरस्टैंड। सिंस स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर डिजाइंड टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्सिटी, so it is desirable that an average be such that can be readily understood, otherwise its use is bound to be very limited। यानी कि जो आप एवरेज के रिगार्डिंग वैल्यू को डिफाइन कर रहे हो उसको समझना बहुत आसान होना चाहिए, क्योंकि हम जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज कर रहे हैं
उनको जो डिजाइन किया गया है वो कॉम्प्लेक्सिटी को सिंपल वे में रिप्रेजेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया है, और इसी वजह से एवरेज को इस तरीके से डिफाइन किया जाना जरूरी है जिससे कि इसको रीडली समझा जा सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो इसका यूज है वो बहुत लिमिटेड रह जाएगा। सेकेंड वन इज सिंपल टू कंप्यूट, यानी कि एक एवरेज को इजी टू अंडरस्टैंड की प्रॉपर्टी रखने के साथ साथ सिंपल टू कंप्यूट की प्रॉपर्टी भी रखना जरूरी है जिससे कि इसके यूज को वाइड लेवल पर फॉलो किया जा सके। हालांकि अगर ग्रेटर एक्यूरेसी अगर दिखाई दे रही हो आपको कहीं भी, अगर कोई ऐसा केस बनना हो जहां पर ग्रेटर एक्यूरेसी को फॉलो करना हो और एक्यूरेसी के साथ आप कॉम्प्रोमाइज करने की पोजीशन में नहीं हो, तब आप डिफिकल्ट एवरेज का यूज कर सकते हो। लेकिन फिर भी कोशिश ये की जानी चाहिए कि जो एवरेज है वो कंप्यूट करना भी सिंपल होना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट इज बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स। The average should depend upon each and every term of the series so that if any of the item is dropped, the average itself is altered। यानी कि जो एवरेज आप कैलकुलेट कर रहे हो वो सीरीज के अंदर जितने भी आइटम्स हैं हर आइटम पर बेस्ड होना चाहिए, हर आइटम पर डिपेंडेंट होना चाहिए। यानी कि डिपेंडेंसी इस तरह से होनी चाहिए कि अगर हम किसी भी एक वैल्यू को ड्रॉप करें तो एवरेज भी चेंज होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैं अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करता हूँ 10, 20, 30, 40 एंड 50 का, तो फॉर्मूला बनेगा इसका कि सारी वैल्यूज़ को ऐड करके जितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं उनसे डिवाइड कर दूंगा, और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पर 5, तो 10 + 20 + 30 + 40 + 50 और डिवाइडेड बाय 5, यानी कि इसका टोटल होगा 150/5 और वैल्यू आ जाएगी 30। अब मान लीजिए कि मैं इनमें से एक वैल्यू को ड्रॉप कर देता हूँ, मान लीजिए 50 को ही ड्रॉप कर दिया जाता है, तो 50 को ड्रॉप करने के बाद जो अर्थमेटिक मीन होगा वो कितना हो जाएगा 10 + 20 + 30 + 40, क्योंकि 4 आइटम्स रह गए, इसी वजह से उसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, और 4 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 100/4 यानी कि 25। तो पहले आपका जो एवरेज था वो आया 30 और अब आ गया 25 क्योंकि आपने एक आइटम को ड्रॉप कर दिया। इसका मतलब ये जो अर्थमेटिक मीन है इट इज बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज नॉट बी अनड्यूली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। Although each and every item should influence the value of the average, none of items should influence it unduly. If one or two very small or very large items unduly affect the average, that is either increase its value or reduce it, the average cannot be really typical of the entire series. In other words, extremes may distort the average and reduce its usefulness. हालांकि हमने एक प्रॉपर्टी भी पीछे पड़ी है कि जितने भी आइटम्स हैं सीरीज के अंदर उनका एवरेज की वैल्यू पर एक प्रॉपर इन्फ्लुएंस होना चाहिए, लेकिन कोई आइटम ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो बिना वजह इसको इन्फ्लुएंस कर रहा हो। अनड्यूली अगर कोई आइटम इन्फ्लुएंस कर रहा है तो वो एक प्रॉपर एवरेज नहीं कहलाएगा। अब मान लीजिए कि सीरीज के अंदर एक या दो ऐसे आइटम्स हैं जो या तो बहुत स्मॉल है या फिर बहुत लार्ज है और जो एवरेज को अनड्यूली अफेक्ट कर रहे हैं। अनड्यूली अफेक्ट का मतलब है या तो उसकी वैल्यू को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं या फिर उसकी वैल्यू को बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एवरेज होगा वो एक प्रॉपर एवरेज नहीं कहलाएगा, यानी कि कुल मिला के जो एक्सट्रीम्स हैं वो एवरेज को डिसॉर्ट नहीं करने चाहिए। अगर एक्सट्रीम्स एवरेज को डिसॉर्ट कर रहे हैं तो वो एवरेज प्रॉपर एवरेज नहीं होगा, और इसकी वजह से इसकी यूजफुलनेस पर भी इसका फर्क पड़ता है और यूजफुलनेस कहीं ना कहीं इसकी रिड्यूस हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द रिजिडली डिफाइंड। एक एवरेज को इस तरीके से प्रॉपरली डिफाइन किया जाना जरूरी है जिससे कि इसका केवल और केवल एक ही इंटरप्रिटेशन हो, वन एंड ओनली वन इंटरप्रिटेशन। इट शुड प्रेफरेबली बी डिफाइंड बाय algebraic formula so that if different people compute average from the same figures they all get the same answer। यानी कि algebraic formula के बेसिस पर इसको इस तरीके से डिफाइन किया जाना जरूरी है जिससे कि अगर डिफरेंट पीपल सेम फिगर से एवरेज को कंप्यूट करते हैं तो उन सब के आंसर एक जैसे होने चाहिए।
अगर ऐसा होता है तो हम उस एवरेज को रिजिड एवरेज की कैटेगरी में रखेंगे और वो एक प्रॉपर एवरेज को डिफाइन करेगा। दैट इज क्लियर। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट इज कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, यानी कि फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट की कैपेबिलिटी भी होनी जरूरी है। यानी कि हमें उस पर्टिकुलर एवरेज को प्रेफर किया जाना जरूरी है जिसके ऊपर फर्दर स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशंस को फॉलो किया जा सके, जिससे कि इसकी यूटिलिटी को एनहेंस किया जा सके। यानी कि आपने अगर कोई पर्टिकुलर एवरेज को कैलकुलेट किया है तो उस एवरेज में ये प्रॉपर्टी होनी जरूरी है कि उस पर अगर हम फर्दर स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशंस को फॉलो करें तो वो प्रॉपर्ली उसके अंडर में आना चाहिए और उस पर उन फर्दर स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशंस को अप्लाई किया जाना पॉसिबल होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर, if we are given the data about the average income and number of employees of 2 or more factories, we should be able to compute the combined average। यानी कि अगर मान लीजिए कि 2 या 2 से ज़्यादा फैक्ट्री के रेफरेंस में हमारे पास उनके एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग एवरेज इनकम और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग डेटा अवेलेबल है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस डेटा के बेसिस पर कंबाइंड एवरेज को कंप्यूट कर सकते हैं। दैट इज क्लियर। तो यहां पर हम फर्दर स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन को फॉलो कर सकते हैं। यानी कि आपने एक बार तो हर फैक्ट्री के रेफरेंस में एवरेज को कैलकुलेट कर लिया, अब आप क्या कर सकते हो, इन डिफरेंट फैक्ट्रीज के रेफरेंस में फर्दर स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन फॉलो करोगे और कंबाइंड एवरेज को कैलकुलेट कर सकते हो। दैट इज क्लियर। द नेक्स्ट वन इज द सैम्पलिंग स्टेबिलिटी, यानी कि हमें एवरेज के रिलेशन में एक ऐसी वैल्यू को ऑब्टेन किया जाना चाहिए जिसे स्टैटिस्टिशियंस क्या नाम देते हैं, सैम्पलिंग स्टेबिलिटी। यानी कि उस पर्टिकुलर वैल्यू के अंदर सैम्पलिंग स्टेबिलिटी की प्रॉपर्टी अवेलेबल होनी जरूरी है। क्या मतलब है सैम्पलिंग स्टेबिलिटी का, इसको हम समझ सकते हैं एक एग्जांपल के बेसिस पर। मान लीजिए कि एक कॉलेज स्टूडेंट का एक ग्रुप देखा है और उसके आपने 10 डिफरेंट ग्रुप्स क्रिएट कर दिए। ठीक है, तो कॉलेज स्टूडेंट्स के रेफरेंस में आपने 10 डिफरेंट ग्रुप्स को क्रिएट कर दिया और हर एक ग्रुप के रेफरेंस में आपने एवरेज को कंप्यूट किया। तो यहाँ पर सैम्पलिंग स्टेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि जो 10 डिफरेंट ग्रुप्स के रेफरेंस में एवरेज को कैलकुलेट किया गया है, हर किसी का एवरेज अप्रॉक्सीमेटली सेम वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर 10 डिफरेंट ग्रुप्स है और 10 डिफरेंट ग्रुप्स के रेफरेंस में अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे ना, लेकिन अगर थोड़े बहुत डिफरेंस के साथ में हर किसी की जो एवरेज वैल्यू है वो ऑलमोस्ट या अप्रॉक्सीमेटली सेम है, तो हम इस प्रॉपर्टी को नाम देते हैं सैम्पलिंग स्टेबिलिटी ऑफ द एवरेज। और ये प्रॉपर्टी होनी दैट इज ऑल्सो मस्ट for becoming a good average. Okay, so these all are the different properties in relation of a good average. Thank you.